ये इतिहास का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड खेल था। ये कहानी हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो आजादी के मायने समझता है, और हर उस इंसान को भी जो भूल चुका है कि आजादी मिली कैसे। ये उन नौजवानों की कहानी है जिन्होंने हाथ में बंदूक इसलिए उठाई क्योंकि उन्हें अपनी सांसों का भी हिसाब देना पड़ रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी को जो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हिला देगी। 1915 के बाद भारत में आजादी संग्राम की दिशा कई हिस्सों में बंटी हुई थी। गदर आंदोलन की नाकामी, बंगाल के क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी और कांग्रेस की नरम नीति से युवा वर्ग में गहरी निराशा थी। इसी समय उत्तर भारत में राम प्रसाद बिस्मिल जैसे युवाओं ने हथियार बंद क्रांति की ओर रुख करना शुरू किया। वे शाहजहांपुर में रहते हुए आर्य समाज के विचारों से प्रभावित थे और गुप्त रूप से संगठनात्मक गतिविधियों में लगे हुए थे। उनका मानना था कि केवल वैचारिक आंदोलन से नहीं बल्कि बलिदान और हथियारबंद संघर्ष से ही आजादी संभव है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। इस फैसले से कई युवा क्रांतिकारी नेतृत्व से टूट गए। इसी पृष्ठभूमि में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना हुई। यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसका मकसद था ब्रिटिश सरकार को हथियारबंद कार्रवाई के जरिए गिरा देना और भारत में एक संघीय गणराज्य की स्थापना करना। स्थापना के समय संगठन की कोई सार्वजनिक गतिविधि नहीं थी, बल्कि पूरा ढांचा भूमिगत रूप से काम करता था। इसके सदस्य छोटे छोटे गुटों में बंटे थे, जहां हर व्यक्ति को केवल अपने ऊपर और नीचे के लोगों की जानकारी होती थी। राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क से शाहजहांपुर, कानपुर और बनारस में युवाओं की भर्ती शुरू हुई। अशफाकुल्ला खान, जो उसी समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ चुके थे, राम प्रसाद बिस्मिल के नजदीकी सहयोगी बने। राजेंद्र लहरी, जो इलाहाबाद में रहते थे, संगठन में योजना और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। सचिंद्र बख्शी और मुकुंदी लाल जैसे युवा बंगाल और उत्तर प्रदेश से जुड़ते गए। ठाकुर रोशन सिंह संगठन के वैचारिक समर्थन में तो थे ही, बाद में रणनीतिक कार्रवाइयों में भी योगदान देने लगे। चंद्रशेखर आजाद, जो पहले से भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे, बाद में इसी नेटवर्क से जुड़े और ऑपरेशन की सुरक्षा और संपर्क व्यवस्था संभालने लगे। सन 1924 के अंत तक संगठन में एक बड़ी दिक्कत थी, धन की। इसी आर्थिक संकट के बीच संगठन के भीतर यह विचार मजबूती से उठने लगा कि यदि आजादी के लिए संगठित क्रांति करनी है तो ब्रिटिश सरकार की संपत्ति को ही निशाना बनाना होगा। यह वही विचार था जो आगे चलकर काकोरी कांड की योजना का आधार बना। जब बड़े शहरों में संगठन का नेटवर्क बन चुका था, तब यह दिक्कत और ज्यादा गंभीर रूप से सामने आई कि हथियार, विस्फोटक, गुप्त ठिकाने और प्रचार सामग्री के लिए पक्का पैसा आधार कैसे तैयार किया जाए। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने पुराने संपर्कों को सक्रिय करते हुए युवाओं को तैयार करना शुरू किया। अशफाकुल्ला खान अब पूरी तरह भूमिगत कामों में लग चुके थे और दोनों मिलकर दिल्ली, मेरठ और बनारस में नेटवर्क फैलाने में लगे थे। उस समय संगठन के पास बहुत सीमित हथियार थे, कुछ देसी रिवॉल्वर, पुराने कारतूस और पिस्तौलें, जिनकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही कम थीं। राजेंद्र लहरी, जो बनारस में थे, उनके माध्यम से युवाओं को हथियार चलाने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और पुलिस निगरानी से बचने की रणनीति सिखाई जाती थी। सचिंद्र बख्शी और मुकुंदी लाल जैसे लोगों ने संगठन के लिए नकली नामों से कमरों और ठिकानों की व्यवस्था की। साल 1925 की शुरुआत तक यह सोच बन चुकी थी कि ब्रिटिश शासन की संपत्ति को लक्ष्य बनाया जाए। ऐसा लक्ष्य जिसमें न तो आम जनता को कोई नुकसान पहुंचे और न ही नैतिक रूप से संगठन की छवि को धक्का लगे। इस सोच के पीछे यह समझ भी थी कि अंग्रेज लगातार भारतीयों से करों और व्यापार के जरिए जो राजस्व इकट्ठा करते थे, उसका बड़ा हिस्सा शासन और दमन में इस्तेमाल होता था। इस राजस्व का एक भाग रेल के जरिए सुरक्षित रूप से दूसरी जगहों तक पहुंचाया जाता था। यही वह बिंदु था जब लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन पर ध्यान केंद्रित किया गया। जानकारी मिली कि इस ट्रेन के एक गार्ड डिब्बे में ब्रिटिश सरकार का खजाना लगभग 8 से 10 हजार रुपए नकद महीने में 1 या 2 बार स्थानांतरित किया जाता है। यह खजाना
रेलवे द्वारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था और किसी भी सैन्य सुरक्षा के बिना सफर करता था। संगठन के लिए यह एक व्यवहारिक और नैतिक रूप से जायज लक्ष्य था, जो सार्वजनिक धन नहीं बल्कि सरकार द्वारा जनता से वसूला गया था। इस योजना पर फैसला लेने से पहले एक अंतिम बैठक हुई। फैसला लिया गया कि एक पूरी तरह कंट्रोल और संगठित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें न कोई हत्या होगी, न यात्री को नुकसान पहुंचेगा और पूरी घटना को कुछ ही मिनटों में अंजाम दिया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद को भी इस योजना की जानकारी दी गई और उनसे बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का अनुरोध किया गया। उन्होंने सहमति दी, लेकिन योजना में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होने का फैसला लिया। योजना के शुरुआती बिंदु तय हो चुके थे। अब जरूरत थी विस्तृत संचालन और सही समय तय करने की, जो आगे चलकर इतिहास के सबसे साहसिक हथियारबंद अभियानों में से एक का आधार बना। इस पर विचार विमर्श कई चरणों में हुआ। उन्होंने कुछ सफर किए और स्थानीय रेलवे कर्मचारियों से बातचीत कर यह पक्का किया कि ट्रेन में सचमुच सरकारी खजाना गार्ड केबिन में रखा जाता है। पुष्टि मिलने के बाद इस योजना पर अंतिम फैसला लेने के लिए एक बैठक बुलाई गई, जो 1925 के जून महीने में हुई थी। योजना का भौगोलिक केंद्र काकोरी नामक स्टेशन के आसपास तय किया गया। यह स्टेशन लखनऊ और सहारनपुर मार्ग के बीच स्थित था और यहां ट्रेन कुछ समय के लिए धीमी होती थी। यह जगह अपेक्षाकृत सुनसान भी थी और आसपास भागने के लिए खेत, झाड़ियां और ग्रामीण रास्ते मौजूद थे। ट्रेन को वहीं रोका जाना तय हुआ। गार्ड केबिन का निरीक्षण पहले ही किया जा चुका था और उसके दरवाजे, ताले और खिड़कियों के बारे में पूरी जानकारी ले ली गई थी। इस फैसले के साथ ही अब संगठन के भीतर सक्रिय 10 क्रांतिकारियों को चुना गया, जो इस अभियान में हिस्सा लेंगे। उनके नामों, भूमिकाओं और सफर योजनाओं पर अभी विचार जारी था, लेकिन मूल योजना अब निश्चित रूप से अस्तित्व में आ चुकी थी। जो कुछ अब बचा था वह था सही दिन, सही समय और सही रणनीति का तय होना। जुलाई 1925 के आखिरी हफ्तों में योजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। राम प्रसाद बिस्मिल इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। अशफाकुल्ला खान पहले से ही पूरे अभियान में उनके साथ थे और संचालन में बराबरी से भाग ले रहे थे। राजेंद्र लहरी, जो इलाहाबाद से ऑपरेशन से जुड़े थे, को ट्रेन की चेन खींचने का कार्य सौंपा गया, जो पूरी कार्यवाही की शुरुआत का संकेत होता। सचिंद्र बख्शी और बनवारी लाल को गार्ड के डिब्बे की निगरानी और सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। मुकुंदी लाल को खजाने के बक्से को तोड़ने और उसे ट्रैक से नीचे पहुंचाने का काम दिया गया। ठाकुर रोशन सिंह को प्रत्यक्ष लूट में शामिल नहीं किया गया, लेकिन उनका संपर्क संगठन के बाकी सदस्यों और सुरक्षित ठिकानों के साथ बना रहा। राम प्रसाद बिस्मिल खुद ट्रेन में सवार होकर पूरी कार्रवाई के दौरान समन्वय बनाने वाले थे। अशफाकुल्ला खान के पास भी हथियार था और वे हालात के मुताबिक प्रतिक्रिया के लिए तैयार थे। चंद्रशेखर आजाद ट्रेन के बाहर से पूरे ऑपरेशन को सुरक्षित करने का काम अपने हाथ में लिया। उनका स्थान गार्ड डिब्बे से कुछ दूरी पर एक झाड़ी के पीछे तय किया गया था, जहां से वे रेलवे पटरी पर होने वाली किसी भी बाहरी हलचल पर नजर रख सकते थे। हर सदस्य को यह हिदायत दी गई थी कि वह किस स्टेशन से ट्रेन में सवार होगा, किस डिब्बे में बैठेगा, किस समय क्या करना है, सब कुछ पहले से तय था। कोई भी सदस्य बिना इजाजत के समय से पहले बात नहीं करेगा। योजना यह थी कि जैसे ही ट्रेन काकोरी पार करे, उसी के कुछ ही मिनटों में चेन खींची जाए और ट्रेन को रोक दिया जाए। उसके बाद पूरी कार्रवाई 5 से 7 मिनट में खत्म करनी थी। बक्सा लोहे का था, जिसे तोड़ने के लिए हथौड़े और बाकी औजार पहले से तैयार किए गए थे। इन हथियारों को सफर के दौरान ऐसे पैकेटों में लपेटा गया था जो आम सामान की तरह लगे। हथियार और गोला बारूद की मात्रा सीमित थी, सिर्फ उतना ही जो आत्मरक्षा के लिए काफी हो। राम प्रसाद बिस्मिल ने साफ हिदायत दी थी कि किसी भी हालत में गोली सिर्फ तभी चलाई जाएगी जब जान पर बन आए। तय किया गया कि यह कार्रवाई 9 अगस्त 1925 को अंजाम दी जाएगी। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि खुफिया जानकारी के मुताबिक उस दिन गार्ड डिब्बे में सरकारी खजाना लखनऊ से सहारनपुर की तरफ भेजा जाना था। इसके अलावा यह भी देखा गया कि उस दिन कोई खास पुलिस तैनाती या वर्दीधारी सुरक्षा कर्मी ट्रेन में सवार नहीं होगा।
9 अगस्त 1925 की सुबह उत्तर प्रदेश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर कुछ युवक आम यात्रियों की तरह नजर आ रहे थे। उनमें से कोई धोती कुर्ता पहने था तो कोई पठानी पोशाक में। उनकी चाल में कोई खासियत नहीं थी। उनके सामान आम थे, लेकिन हर एक का मकसद साफ और तय था। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर से रवाना हुए। उनके पास एक छोटा झोला था जिसमें कुछ कागजात, एक कपड़े का पैकेट और सावधानी से छुपाया गया हथियार था। उन्होंने आम यात्री के रूप में सीट ली और पूरे समय चुप बैठे रहे। पास बैठा शख्स यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि राम प्रसाद बिस्मिल किसी हथियारबंद योजना का संचालन करने जा रहे हैं। अशफाक उल्ला खान, जो उस वक्त दिल्ली के एक रास्ते से निकले थे, कानपुर में ट्रेन से जुड़े। उनके हाव भाव पूरी तरह आम थे। उन्होंने न राम प्रसाद बिस्मिल से कोई संपर्क किया, न किसी से बात। राजेंद्र लहरी इलाहाबाद से ट्रेन में सवार हुए। सचिंद्र बख्शी और बनवारी लाल लखनऊ और आसपास के स्टेशनों से जुड़े, जबकि मुकुंदी लाल और कुछ अन्य साथी शाहजहांपुर और बरेली के जरिए ट्रेन में बैठे। ट्रेन समय पर चली थी। वे पिछले एक दिन से वहां आसपास की हलचलों पर नजर रखे हुए थे। 9 अगस्त 1925 की शाम तक लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन अपना आम सफर तय कर रही थी। ये ट्रेन लखनऊ से निकलने के बाद मलिहाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर और बरेली जैसे बड़े स्टेशनों को पार कर रही थी। अशफाक उल्ला खान एक अलग डिब्बे में बैठे थे। उनकी नजरें गार्ड डिब्बे के आसपास के यात्रियों पर थीं और वे किसी भी तरह की अतिरिक्त सुरक्षा या शक वाली हरकत को नोट कर रहे थे। मुकुंदी लाल, सचिंद्र बख्शी और बनवारी लाल ने गार्ड डिब्बे के पास अपनी अपनी जगह ले ली थी। अब सिर्फ यह देखना बाकी था कि ट्रेन किस समय काकोरी स्टेशन पार करती है और किस जगह उसकी रफ्तार सबसे कम होती है। शाम का अंधेरा बढ़ने लगा था। ट्रेन ने रामपुर पार किया था और अगले कुछ मिनटों में काकोरी स्टेशन आने वाला था। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था और रेल की खिड़कियों से झांकने पर अब खेत और झाड़ियों की हल्की हल्की परछाइयां ही दिख रही थीं। यात्रियों की संख्या ज्यादा नहीं थी और गाड़ी का माहौल शांत था। ठीक इसी समय ट्रेन के भीतर और बाहर कुछ चेहरे बेहद सतर्क हो चुके थे, किसी भी तरह की हलचल से पहले अपनी जगह लेने के लिए। राजेंद्र लहरी, जिनके पास ट्रेन को रोकने की जिम्मेदारी थी, खिड़की के पास खड़े थे। गाड़ी की रफ्तार जैसे ही तय बिंदु पर पहुंची, उन्होंने तय समय पर चेन खींची। ट्रेन अचानक झटके के साथ धीमी हुई, फिर रुक गई। ब्रेक की तेज आवाज के साथ डिब्बों में हलचल शुरू हो गई। कुछ यात्री अचानक जागे, कुछ डरे, लेकिन ज्यादातर को यह आम रुकावट लगी। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह रुकावट योजनाबद्ध थी। ट्रेन के रुकते ही राम प्रसाद बिस्मिल अपनी सीट से उठे और बिना घबराहट के गार्ड डिब्बे की तरफ बढ़े। उनके पीछे पीछे सचिंद्र बख्शी और बनवारी लाल ने अपनी जगह ली। मुकुंदी लाल पहले से तैयार थे। उनके पास बक्सा तोड़ने के लिए जरूरी हथौड़ा और बाकी औजार एक कपड़े में लिपटे हुए थे। अशफाक उल्ला खान, जो दूसरे डिब्बे से निकले, ने गार्ड को कंट्रोल करने की भूमिका संभाली। उन्होंने पिस्तौल निकालकर उसे गार्ड की तरफ किया और शांत रहने को कहा। गार्ड घबरा गया, लेकिन कोई विरोध नहीं कर सका। गार्ड के डिब्बे के आसपास के कुछ यात्री बाहर झांकने लगे। एक दो लोग डिब्बे से बाहर निकले, लेकिन क्रांतिकारियों की जगह देखकर वे पीछे हट गए। किसी ने विरोध नहीं किया। बक्सा अब गार्ड डिब्बे से बाहर खींच लिया गया था और पटरी के पास जमीन पर रखा गया था। मुकुंदी लाल और बनवारी लाल ने हथौड़े से ताले पर वार करना शुरू किया। लोहे के बक्से पर पड़ती चोटों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन यह जगह उस समय इतनी सुनसान थी कि कोई प्रत्यक्ष दर्शक या विरोध करने वाला नहीं था। राम प्रसाद बिस्मिल पास ही खड़े थे, नजर रखते हुए। उनका ध्यान समय और सुरक्षा दोनों पर था। पूरे घटनाक्रम को 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगने थे। यही योजना थी और उसे ही लागू किया जा रहा था। ताले तोड़ने की प्रक्रिया में थोड़ी आवाज हुई। 2-3 बार हथौड़ा पड़ने के बाद ताले पर असर दिखने लगा। उन्होंने किसी को जल्दी करने के लिए नहीं कहा, लेकिन उनकी मौजूदगी ही इस बात का इशारा थी कि देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। काकोरी स्टेशन पहले ही पीछे छूट चुका था और आगे आने वाला अगला स्टेशन अभी मीलों दूर था। आखिर एक ताला टूट गया। मुकुंदी लाल ने दूसरी तरफ से दूसरा ताला खोलने की कोशिश जारी रखी। वह ताला जल्दी खुल गया। बक्से का ढक्कन धीरे से उठाया गया। उसके अंदर नोटों और सिक्कों की गड्डियां थीं।
यह वही सरकारी खजाना था जो लखनऊ से सहारनपुर भेजा जा रहा था, करों और शुल्कों से जमा राजस्व जो सीधे ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी के काम के लिए इस्तेमाल होता था। बक्से से रुपए थैलों में भरने का काम उसी वक्त शुरू हुआ। साथ लाए गए कपड़े के थैलों को जल्दी जल्दी खोला गया और गड्डियों को उनमें भरा जाने लगा। कोई गिनती नहीं हो रही थी। मकसद यह नहीं था कि कितनी रकम ली जा रही है, मकसद सिर्फ यह था कि जितना हो सके उतनी जल्दी लेकर जगह छोड़ दी जाए। पूरे ऑपरेशन में अब तक करीब 5 मिनट बीत चुके थे। क्रांतिकारियों को पता था कि उन्हें अगले 2 मिनट में ट्रेन से पूरी तरह दूर हो जाना है। कोई इशारा, कोई संकेत नहीं किया गया। सबको मालूम था कि अब आखिरी चरण शुरू हो चुका है। थैलों में पैसा भर चुका था। रेलवे लाइन के किनारे से होते हुए वे उन दिशाओं की तरफ बढ़ने लगे जहां अंधेरा ज्यादा था और भाग निकलने के रास्ते खुले थे। गार्ड अब भी स्थिर खड़ा था। डर और बेबसी के मेल से वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। यात्री अब डिब्बों में हलचल कर रहे थे, लेकिन कोई भी ट्रेन से उतरकर बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में पूरी कार्रवाई खत्म हो गई थी और गाड़ी के आसपास की जगह फिर से वैसी ही शांत दिखने लगी थी जैसी वह कुछ मिनट पहले थी। लेकिन ठीक उसी वक्त एक अनपेक्षित घटना हुई जो बाद में पूरे काकोरी कांड की कानूनी दिशा को प्रभावित करने वाली थी। ट्रेन के एक डिब्बे से एक यात्री अहमद अली बाहर निकला। वह लखनऊ का रहने वाला था और उस दिन वह ट्रेन में सहारनपुर की तरफ सफर कर रहा था। गोली चलने की कोई योजना क्रांतिकारियों की तरफ से नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह यात्री गार्ड डिब्बे की तरफ बढ़ा और शायद पूरे घटनाक्रम को देखने या रोकने की कोशिश करने लगा, तभी स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई। हालात को देखते हुए एक क्रांतिकारी ने सावधानी से गोली चलाई। यह गोली किसने चलाई इसका साफ जिक्र किसी कागज में नहीं है, लेकिन मनमथ नाथ गुप्त का नाम हमेशा सामने आता रहता है। गोली अहमद अली को लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा। इस गोली की आवाज ट्रेन के आसपास गूंज गई और अब तक जो कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्वक चल रही थी, उसमें अचानक एक अनपेक्षित मोड़ आ गया। यह वह वक्त था जिसे किसी ने योजना में नहीं रखा था। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने तुरंत कार्रवाई खत्म कर दी और बाकी पैसा उठाकर वहां से निकल गए। वे पहले से तय रास्तों से खेतों और पेड़ों की ओट में बटकर गायब हो गए। ट्रेन में अब अफरा तफरी का माहौल था। यात्री बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन गार्ड ने यह देख लिया था कि एक शख्स को गोली लगी है और वह घायल हालत में नीचे गिर पड़ा है। कुछ देर बाद ट्रेन को फिर से चलाया गया और अगले स्टेशन पर यह खबर अफसरों तक पहुंची। अहमद अली की मौत वहीं हो गई थी। यह घटना अब सिर्फ सरकारी खजाने की लूट नहीं रह गई थी, इसमें कत्ल की धारा भी जोड़ दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने इस गोलीबारी को मुकदमे की नजर से अहम बिंदु बनाया। हालांकि राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने अपनी सुनवाइयों में इस गोली की जिम्मेदारी नहीं ली और किसी ने साफ तौर पर यह नहीं माना कि गोली किसने चलाई, लेकिन यह घटना ब्रिटिश हुकूमत को एक मजबूत आधार दे चुकी थी। उन्होंने इसे एक आम बेगुनाह नागरिक के कत्ल के रूप में पेश किया और इसे बाद में क्रांतिकारियों के खिलाफ सबसे सख्त सजा देने के लिए इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश कागजों और ट्रायल रिकॉर्ड में यह दर्ज है कि अहमद अली की मौत को मर्डर ऑफ अ सिविलियन पैसेंजर ड्यूरिंग अ कॉन्स्पिरेसी टू रॉब द गवर्नमेंट ट्रेजरी कहा गया और इसे आईपीसी की धारा 302, 396 और बाकी धाराओं के तहत इस्तेमाल किया गया। उस रात को काकोरी के पास जो घटना हुई, उसका असर अब दूर तक फैलने वाला था। क्रांतिकारी गाड़ी से दूर जा चुके थे और अब उन्हें अपने अपने ठिकानों की तरफ लौटना था, जहां से वे फिर छिप सके। राम प्रसाद बिस्मिल ने शाहजहांपुर की तरफ रुख किया। उन्होंने रास्ते में किसी से कोई संपर्क नहीं किया और तय गांवों की हद पार कर खेतों, जंगलों और पगडंडियों से होते हुए रातों रात अपनी दिशा में चलते रहे। उन्होंने अगले 2 दिन एक देहाती संपर्क के जरिए एक गुप्त ठिकाने पर बिताए। वहां उन्होंने स्थानीय संपर्क के जरिए अखबार मंगवाए ताकि यह जान सके कि घटना की रिपोर्टिंग कैसी हो रही है और पुलिस की सक्रियता कितनी तेज है। अशफाकुल्ला खान ने बरेली के पास एक परिवार के जरिए अस्थायी पनाह ली। उन्होंने अपना वेश बदला और एक आम व्यापारी के रूप में शहर में कुछ दिन रहे। उनका मकसद था कि पहले पुलिस की शुरुआती जांच पूरी हो जाए,
उसके बाद वे दिल्ली या बाकी किसी शहर की तरफ रवाना हों। इस दौरान उन्होंने किसी से संपर्क नहीं किया और स्थानीय स्तर पर पूरी गोपनीयता बनाए रखी। राजेंद्र लहरी इलाहाबाद की ओर निकल गए थे। वहां वे अपने छात्रावास के एक पुराने दोस्त के जरिए कुछ दिन एक छात्र के रूप में रुके। उनके पास पहचान पत्र और कपड़े भी पहले से तय थे। यह इंतजाम इसलिए किया गया था कि अगर कोई पूछताछ हो तो उनका छात्र होना ही एक आम बात मानी जाए। मुकुंदी लाल, सचिंद्र बख्शी और बनवारी लाल ने आसपास के छोटे गांवों, खेतों और कच्ची सड़कों से सफर किया। कुछ ने जानवरों पर सवारी की, कुछ ने पैदल ही सफर किया। योजना थी कि वे कुछ हफ्ते बाद ही किसी एक तय संदेश के जरिए दोबारा संपर्क करेंगे। पुलिस को इस घटना की खबर 10 अगस्त की सुबह मिली, जब ट्रेन सहारनपुर पहुंची और अफसरों ने रिपोर्ट दर्ज की। काकोरी स्टेशन पर पहुंचे जांच दल को घटनास्थल पर कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था जिससे अपराधियों की पहचान हो सके, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत जानती थी कि यह कोई आम डकैती नहीं थी। यह एक संगठित सियासी कार्रवाई थी और अब उसकी जांच ऊंचे स्तर पर की जानी थी। 10 अगस्त से लेकर आने वाले हफ्तों में उत्तर प्रदेश के अहम शहरों जैसे लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, इलाहाबाद में पुलिस और गुप्तचरों का नेटवर्क सक्रिय हो गया। लेकिन क्रांतिकारी पहले से तैयार थे। हर किसी ने फरार होने की योजना बनाई थी, नक्शे तैयार किए थे और अपने अपने ठिकानों पर पहले से इंतजाम कर रखे थे। काकोरी की यह कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद अब संघर्ष का दूसरा चरण शुरू हो रहा था, जिसमें छिपना, पुलिस की नजर से बचना और आखिर गिरफ्तारी से टकराना बाकी था। इसके बाद लखनऊ सीआईडी विभाग ने सबसे पहले रेलवे के कर्मचारियों, गार्ड और अहमद अली के सहयात्रियों से पूछताछ शुरू की। गार्ड ने उन युवकों के हुलिये बताए जो उस रात डिब्बे के पास देखे गए थे। गार्ड के बयान में यह दर्ज किया गया कि हमलावरों में कुछ के पास हथियार थे और उनमें से एक शख्स ने हिंदुस्तान जिंदाबाद चिल्लाया था। यह शब्द पुलिस रिपोर्ट में लिखा है और उसी के आधार पर इसे सियासी मकसद से जोड़ने की शुरुआत हुई। शाहजहांपुर में सबसे पहले गिरफ्तारी हुई। 26 सितंबर 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार किया गया। वे उस वक्त एक निजी मकान में ठहरे थे। पुलिस ने उन्हें सोते समय पकड़ा और बिना विरोध के हिरासत में लिया। उसी दिन रोशन सिंह, जो प्रत्यक्ष रूप से काकोरी में मौजूद नहीं थे लेकिन संगठन से जुड़े थे, उन्हें भी शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया गया। अगले 2 दिनों में बरेली, कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में भी छापे डाले गए। राजेंद्र नाथ लहरी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावास से गिरफ्तार किया गया। उनके कमरे से कुछ कागज और संगठन से जुड़ी सामग्री बरामद की गई। सचिंद्र नाथ बख्शी को कानपुर से गिरफ्तार किया गया, जहां वे एक परिचित के यहां छिपे थे। बनवारी लाल, जो इस घटना के बाद फरार थे, पुलिस के दबाव और पहचान के डर से आत्मसमर्पण कर चुके थे। मुकुंदी लाल को लखनऊ के पास से पकड़ा गया और एक पुराने मुकदमे के रिकॉर्ड के आधार पर दोबारा इल्जाम लगाया गया। अशफाक उल्ला खान, जिन्हें पुलिस खास तौर पर खोजना चाह रही थी, उस वक्त कानपुर से दिल्ली निकल चुके थे। वे कुछ वक्त तक मथुरा और आगरा के बीच छिपे रहे और फिर झांसी पहुंचे। उन्होंने बाहर जाने की योजना बनाई थी, जिसके लिए उन्होंने अपने पुराने दोस्त को भरोसे में लिया, लेकिन दोस्त के धोखा देने के कारण 7 दिसंबर 1926 को दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार किया गया। चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। वे लगातार जगह बदलते रहे और किसी भी वक्त सीधी पहचान से बचते रहे। उनका नाम पुलिस रिपोर्ट में शामिल था, लेकिन उनकी मौजूदगी साबित नहीं हो सकी। सितंबर के अंत तक कुल मिलाकर 40 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिनमें से 12 को चार्जशीट में मुख्य आरोपी बनाया गया। ये सभी गिरफ्तारियां सीआईडी नेटवर्क, मुखबिरों और कुछ साथियों की गवाही पर आधारित थीं। ब्रिटिश हुकूमत ने इस घटना को स्टेट कंस्पिरेसी अगेंस्ट क्राउन ट्रेजरी का दर्जा दिया और इसके लिए खास अदालत के गठन की प्रक्रिया शुरू की। गिरफ्तारी के बाद जिन 12 क्रांतिकारियों पर मुख्य आरोप तैयार हुआ, उन्हें लखनऊ की खास अदालत में पेश किया गया। इस मुकदमे के लिए A.T. हिग्गिंस को सरकारी वकील नियुक्त किया गया। सरकार ने अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 120, जिसमें षड्यंत्र, 396, जिसमें डकैती और हत्या, और 302, जिसमें हत्या के तहत मुकदमा चलाया। गवाहों की सूची में अहमद अली के सहयात्रियों, गार्ड, रेलवे कर्मचारियों,
और उन लोगों को रखा गया जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद कुछ आरोपियों को पहचानने का दावा किया था। अशफाक उल्ला खान, जिन्हें सबसे बाद में पकड़ा गया था, को भी रिमांड पर लखनऊ लाया गया और मुकदमे में शामिल किया गया। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को अदालत में चुनौती दी और किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया। राम प्रसाद बिस्मिल ने प्रारंभिक दौर में चुप्पी बनाए रखी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान में केवल संगठन की जिम्मेदारी स्वीकारी, हत्या या डकैती में भागीदारी की पुष्टि नहीं की। राजेंद्र नाथ लहरी और सचिंद्र नाथ बख्शी ने भी अदालत में स्पष्ट रूप से अपने विचार रखे और मुकदमे की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाए। अदालत में पूरे वक्त सुरक्षा इंतजाम भारी रखे गए थे। क्रांतिकारियों को हथकड़ी लगाकर लाया जाता था और उन्हें एक विशेष बैरिकेडेड क्षेत्र में बैठाया जाता था। मुकदमे की कार्रवाई लंबी चली। कुल 350 से ज्यादा कागजी सबूत, 100 से ज्यादा गवाह और 45 सुनवाई की तारीखें दर्ज की गई। इस मुकदमे में ब्रिटिश हुकूमत की चाल साफ थी। क्रांतिकारियों को सिर्फ डकैती के आरोप में नहीं, बल्कि क्राउन के खिलाफ साजिश के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा देने की योजना बनाई गई। मुकदमे के आखिर की तरफ हुकूमत ने उन धाराओं को अहमियत दी जिनमें फांसी का प्रावधान था, खास तौर पर आईपीसी 396 और 302। 30 मार्च 1927 को अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा। हुकूमत ने मीडिया कवरेज सीमित कर दी थी और कई खबरों को रोक दिया गया था। यह मुकदमा ब्रिटिश भारत में अपने वक्त का सबसे बड़ा सियासी आपराधिक मुकदमा था, जो काकोरी की उस घटना से शुरू होकर अब अपने अहम वक्त के करीब पहुंच रहा था। इसके बाद अदालत ने 6 अप्रैल 1927 को अंतिम निर्णय सुनाया। ब्रिटिश हुकूमत ने सबसे बड़ी सजा की मांग की थी। फैसले के मुताबिक राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लहरी, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, इन चारों लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अहमद अली की मौत को प्रीमेडिटेटेड मर्डर ड्यूरिंग आर्म्ड रॉबरी की श्रेणी में रखा जाए। इसके बाद सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल और बनवारी लाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाकी आरोपियों को 7 से 14 साल तक के सख्त कैद की सजाएं दी गईं, जिनमें रघुनाथ खत्री, केशव चक्रवर्ती, गिरीश चंद्र गांगुली आदि शामिल थे। सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को तुरंत अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल, राजेंद्र लहरी को गोंडा जेल और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल भेजा गया। सभी आरोपियों ने अदालत के इस फैसले को चुनौती देने के लिए ऊपरी अदालत में अपील दायर की। अपील का मुख्य आधार यह था कि किसी भी आरोपी पर अलग से कत्ल का दोष साबित नहीं हुआ और सिर्फ संगठन में भागीदारी या योजना से जुड़ा होना फांसी के लिए काफी नहीं हो सकता। प्रिवी काउंसिल, जो उस समय भारत की सर्वोच्च अपील संस्था थी, में इस याचिका के लिए सार्वजनिक रूप से धन एकत्र किया गया और कई वकीलों ने बिना शुल्क केस लड़ा। लेकिन 1927 के आखिर तक प्रिवी काउंसिल ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। सार्वजनिक स्तर पर भारत के अलग अलग इलाकों में इस फैसले के खिलाफ विरोध हुआ। वकीलों, नेताओं और नागरिक संगठनों ने इन सजाओं को रद्द करवाने के लिए कई बार दरख्वास्तें दी, लेकिन हुकूमत ने किसी पर गौर नहीं किया। राजेंद्र नाथ लहरी को निर्धारित तिथि से पहले ही 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। इसकी खबर हुकूमत द्वारा पहले से सार्वजनिक नहीं की गई थी। यह कार्रवाई अचानक की गई थी। दूसरी तरफ इस समय तक अधिकांश लोगों को यह आशा थी कि ब्रिटिश सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है, लेकिन पहले ही फांसी देकर उस संभावना को समाप्त कर दिया गया। इसके 2 दिन बाद 19 दिसंबर 1927 को एक साथ बाकी 3 जगहों पर 3 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। जेल अधीक्षकों को हिदायत दी गई थी कि फांसी की कार्रवाई पूरी गोपनीयता में हो और कोई सार्वजनिक या सियासी प्रतिक्रिया न हो सके। यह कार्यवाही उस मुकदमे का अंतिम चरण था जो 1925 में शुरू हुआ था और अब 2 वर्षों के भीतर 4 व्यक्तियों के मृत्यु दंड के रूप में समाप्त हुआ। बाकी आरोपी अपने अपने सजा अवधि की पूर्ति के लिए अलग अलग जेलों में बंद रहे। रिहाई अलग अलग सालों में हुई, जब हुकूमत ने आम माफी या बाकी सियासी समझौतों के तहत कुछ क्रांतिकारियों को जेल से छोड़ा। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, जो इस पूरी योजना के अहम सदस्य थे
लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए। 1925 के बाद भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। काकोरी कांड के मुकदमे और सजाओं को लेकर उस वक्त देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ नेताओं जैसे गांधी जी ने इसे हिंसा के मार्ग पर चलने वाला प्रयास कहा, जबकि अन्य ने इसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध का साहसी उदाहरण माना। जिन क्रांतिकारियों को सजा हुई, उन्होंने संगठनात्मक स्तर पर अपना काम बंद कर दिया, लेकिन HRA की सोच बाद में HSRA के रूप में विकसित हुई, जिसमें भगत सिंह और उनके साथियों ने काम किया। इस तरह काकोरी कांड का आखिरी कानूनी हिस्सा बंद हुआ, लेकिन इसकी सियासी और ऐतिहासिक गूंज आजादी की जंग के अगले चरणों तक बनी रही। और आज ज्यादातर लोगों ने राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना ही नहीं होगा। पर सबसे बड़ा दुख यह है कि अशफाक उल्ला खान जैसे सच्चे देशभक्त को भुला दिया गया। आज हाल यह है कि धर्म के नाम पर औरंगजेब की कब्र बचाने के लिए भीड़ जुट जाती है, पर शायद उनमें से ज्यादातर को अशफाक उल्ला खान का नाम तक पता नहीं होगा, क्योंकि अशफाक उल्ला खान ने किसी से धर्म बदलने को नहीं कहा। हमने अपने असली बलिदानियों को किनारे कर उन लोगों की महिमा गा दी जिन्होंने इस धरती को बांटा, लूटा और झुकाया। शायद यही हमारी सबसे बड़ी हार है कि हम आजाद तो हुए, पर अपनी यादों में अब भी गुलाम हैं। और अगर यह कहानी आपको हिला गई, तो आपको राजा ललितादित्य की विजय जानने चाहिए, राजा सुहेलदेव की वीरता देखनी चाहिए और नागांव का कन्वर्जन के खिलाफ प्रतिरोध देखना चाहिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।